हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मई 2026 में आपके एग्जाम हैं, ठीक है क्या, टैक्स का। और मैं आ गया हूं आपके लिए यहां पर डीटी की फुल रिवीजन क्लास, और उसके साथ बिल्कुल एक्सपर्ट बनाना है आपको। मेन चीज क्या है, मैंने बोला था कि यहां पर हम लोग बहुत ही कम समय में प्रोविजंस को रिवाइज कर लेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि हम लास्ट ईयर्स में आए हुए पेपर्स का एनालिसिस करके मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज निकाली है, जो कि आपके पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं यहां पर आपको करवा दूंगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, इस प्रोविजन को पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है, क्योंकि हमारी क्लासेस ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, ठीक है क्या। अब प्रोविजन प्रोविजन की बारी है। देखिए, ये वाली बुक है हमारी, और इस बुक से हमने अपनी पूरी की पूरी क्लासेस खत्म कर दी है। जिस किसी को भी अगर क्लासेस बाय करना होगा तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है क्या। और हमें अब क्या करना है, हमारे शॉर्ट नोट से हम एक जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है क्या। मैं बता रहा हूं, इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चंस लगाने हैं। मैंने यहां पर आपके लिए क्वेश्चंस निकाल रखे हैं पीवाईक्यू के। उसके बाद ये पढ़ लेना बेटा, और क्वेश्चंस पढ़ लेना। मई में अगर अटेम्प्ट दे रहे हो, वैसे हम लोग यहां पर सितंबर की क्लासेस खत्म कर चुके हैं। सितंबर और हमारी जैन की क्लास, जैन 2027 की क्लासेस हमारी खत्म हो चुकी हैं। एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं, और वहां पर लाइव हो चुकी है क्लासेस, आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक दे दूंगा। चलिए, हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, और हम लोग यहां पर पढ़ना चालू करेंगे। चलिए, सबसे पहले मेन चीज बेटा करना क्या है। अब मैं सीधा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताऊंगा आपको, कि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में ये प्रोविजन रहना चाहिए, और अप्लाई करेंगे आप, ठीक है क्या। चलिए, सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं आपसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस, जब भी हम इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करते हैं तो तीन स्टेटस होते हैं, आरओआर, आर बट एनओआर और एनआर, ठीक है क्या। और अदर टैक्स पेयर के लिए सिर्फ रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट बनकर चलेंगे। चलिए, हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल के लिए अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, क्यों, क्योंकि जब बेटा आरओआर, इन सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन में आरओआर, आर बट एनओआर और एनआर, इन तीनों में से एक चीज स्टेटस चेक करना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है इंडिविजुअल के लिए उसका प्रीवियस ईयर में स्टे। अगर उसका प्रीवियस ईयर में स्टे जो है 182 डेज और मोर है, तो वो यहां पर रेजिडेंट मान लिया जाएगा, और कोई कंडीशन आपको चेक नहीं करनी रेजिडेंट के लिए। लेकिन अगर वो इससे कम रहा है तो आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी है। दूसरे कंडीशन में क्या हो गया बेटा, आपको प्रीवियस ईयर में देखना मिनिमम वो 60 डेज रहा है। अगर वो रह गया 60 डेज, और लास्ट 4 ईयर्स में, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में, वो इसके साथ दोनों चीजें कंडीशन पूरी करनी है। अगर ये कंडीशन रेजिडेंट की पूरी नहीं हुई तो आपको ये कंडीशन देखनी है कि मिनिमम 60 डेज प्लस पास्ट 4 ईयर्स में वो 365 डेज और उससे ज्यादा रुका होना चाहिए, तो उसको आप रेजिडेंट बना देंगे। अगर कोई सी भी कंडीशन पूरी हुई तो आप रेजिडेंट होगा, अगर दोनों कंडीशन पूरी नहीं तो नॉन रेजिडेंट होगा। सर, अगर वो नॉन रेजिडेंट बन गया तो आपको कुछ नहीं चेक करना, वो नॉन रेजिडेंट का स्टेटस मिल गया है उसको, फिर हम उसकी टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे। लेकिन अगर वो रेजिडेंट बन गया तो एडिशनल 2 कंडीशंस आपको चेक करनी है। कह रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर्स में क्या वो पिछले 10 सालों में क्या वो 2 साल तक रेजिडेंट रहा है, ठीक है। मिनिमम 2 साल उसको रेजिडेंट होना चाहिए, और की जगह यहां पर क्या है, प्लस। कह रहे हैं कि एंड पिछले 7 सालों में उसका 730 डेज पूरा होना चाहिए। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, पिछले 10 सालों में 2 साल उसको क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, और पिछले 7 सालों में 730 डेज उसको मिनिमम इंडिया में रुका होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो प्योरिटी के टेस्ट को पास करता है, आरओआर बन जाएगा, अदरवाइज वो आर बट एनओआर रहेगा, ठीक है क्या। ये कंडीशन थी इसकी। सिंपल शब्दों में 182 डेज, 60, अगर ये पूरा नहीं हो रहा तो 60 डेज और 365 डेज पास्ट 4 ईयर्स में रेजिडेंट बन गया। दोनों में से कोई भी पूरा करेंगे तो रेजिडेंट बन जाओगे, और फिर उसको एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों सेटिस्फाई करते हो तो आर बट एनओआर आर आरओआर बन जाओगे, अदरवाइज आप आर बट एनओआर बन जाओगे, ठीक है क्या। चलिए, हम बात करते हैं अब कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस की। कह रहे हैं कि जो ये वाला हमने दो दो चीज देख रही थी, दो चीज देखी थी ना बेटा हमने, कि भाई या तो 182 डेज पूरा करो, या फिर आप 60 डेज प्लस 365 डेज में भी अगर इस क्राइटेरिया में आ गए तो आपको रेजिडेंट बना दिया जाएगा। कह रहे हैं कि ये वाला क्राइटेरिया जो है, ये वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। किस केस में, इन 3 केसेस में।
और ये तीनों केसेस कौन से हैं बेटा? ये तीनों केसेस आपको याद होगा, एक है इंडियन सिटीजन, देखते जाएंगे सीधा, प्रोविजन रिवाइज कर रहे हैं पूरा। सबसे पहले क्या बोला था, कोई सा भी एक ऐसा इंडिविजुअल है, ठीक है क्या, और जो इंडियन सिटीजन है, जो कि छोड़कर जा रहा है आज इस प्रीवियस ईयर में, वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। तो इंडिया से मान लो कोई पर्सन है, वो जापान जा रहा है काम करने के लिए परमानेंटली और यहां पर नहीं आना चाहता, तो उसके लिए सिर्फ 182 डेज देखा जाएगा। अगर वो 182 डेज रह गया तो वो रेजिडेंट होगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। सर दूसरी जो कंडीशन है 4 ईयर वाली, वो वाली हमें चेक नहीं करनी। 60 डेज एंड 4 ईयर में 365 डेज वो चेक नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, बताओ, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, ठीक है क्या, जो कि इंडियन सिटीजन है, सिटीजनशिप ले रखी है उसने, और इंडिया को छोड़कर जा रहा है एज अ क्रू मेंबर, यानी कि बोट और शिप पे जा रहा है वो, तो बोट और शिप पे जो क्रू मेंबर जा रहे हैं उसके लिए भी हम 182 डेज ही काउंट करेंगे। लेकिन इसके लिए ध्यान में रखना, इसके लिए कंडीशन बताई थी, जब भी आप बोट में जा रहे हो तो वो एक एलिजिबल वॉइस होना चाहिए। एलिजिबल वॉइस मतलब जो इंडिया से शुरू हो और किसी बाहर की कंट्री में रुके और बाहर की कंट्री से वापस घूमकर इंडिया में वो आ जाए, तो उसको एलिजिबल वॉइस बोलते हैं। अब जब भी जितने दिन तक वो बोट में रहेगा, यानी कि उसको सीडीसी साइन करना होता है। सीडीसी क्या होता है बेटा, मतलब कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी कि उसको नाव पे जब वो ड्यूटी ज्वाइन करता है तो सीडीसी चार्ज करेगा कि ज्वाइनिंग डेट उसकी कौन सी आ गई बेटा, ज्वाइनिंग डेट आ गई। और जब वो आएगा वापस और उसको नाव, यानी कि जो अपनी वेसल है, उसको छोड़ना पड़ता है, डिस्चार्ज करना पड़ता है, तो सीडीसी में साइन करता है। तो जिस दिन उसने साइन किया ज्वाइनिंग का और जिस दिन उसने साइन किया कि भाई मैं छोड़ रहा हूं शिप, वो दोनों के दोनों आउटसाइड इंडिया काउंट किए जाएंगे। ठीक है क्या, तो वो 182 डेज काउंट करने के लिए आपको लेना है 365 डेज, माइनस कर देंगे जितने टाइम वो बाहर था। बाहर का मतलब हो गया कि कौन सा, ज्वाइनिंग डेट और माइन और उसका ज्वाइनिंग डेट से लेकर, शिप को ज्वाइनिंग डेट से लेकर उसके डिस्चार्ज डेट तक, वो दोनों के दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपका स्टे निकल जाएगा यहाँ पर इंडिया में उसका प्रीवियस ईयर का। ठीक है क्या, और अगर स्टे निकल गया, अगर उसका 182 डेज नहीं है तो उसको सीधा सीधा हम नॉन रेजिडेंट मान लेंगे। यस और नो? यस सर, हमने इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे थे। देखिए यहाँ पर हमने क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे थे इसके, ये रहा। ठीक है क्या, बस अभी जस्ट आपको क्या करना है, ये देखो ये सारे के सारे ये कलर्ड नोट्स है हमारे। ठीक है क्या, तो मैंने बोला यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके तैयार कर लिए थे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोविजन याद दिला रहा हूं कि लास्ट टाइम है आपका प्रोविजन कौन कौन से होंगे, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट थर्ड की जब मैं बात करता हूं, कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो नॉर्मली तो बाहर रहता है बट वो विजिट करने इंडिया में आता है, विजिट करने इंडिया में आता है, एंड हिज टोटल इनकम अदर देन दी फॉरेन इनकम उसका 15 लाख तक है, 15 लाख तक है, तब इसके लिए क्या देखा जाएगा, 182 डेज देखा जाएगा। कह रहे हैं अगर इसका इनकम जो है, फॉरेन इनकम को छोड़ दो, इंडिया से जो इनकम कमा रहा है, यानी कि कोई बंदा है इंडिया का सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बाहर रहता है, जनरली इंडिया में घूमने आता है और इंडिया से उसकी कोई ना कोई इनकम आ रही है, तो इंडिया से कोई ना कोई इनकम आ रही है और वो अप टू 15 लाख तक कमाता है, अप टू 15 लाख तक कमाता है, तो उसके लिए 182 डेज देखा जाएगा। लेकिन अगर उसकी टोटल इनकम 182 डेज से नहीं, अगर उसकी टोटल इनकम इन इंडिया 15 लाख से ज्यादा हो जाती है, कौन सी इनकम 15 लाख से ज्यादा बेटा, इंडियन इनकम उसकी 15 लाख से ज्यादा हो जाती है, इंडिया से अगर वो प्रीवियस ईयर में 15 लाख से ज्यादा कमा लेता है, ठीक है क्या, तब उसके लिए देखा जाएगा 182 डेज और मोर रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए, और स्टे इन इंडिया, यानी कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे देखा जाएगा कि या तो 182 डेज हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो वन रेजिडेंट हो जाएगा, लेकिन अगर 182 डेज नहीं है तो हम चेक करेंगे 60 डेज की जगह यहाँ पर 120 डेज चेक किया जाएगा उसका। 60 डेज की जगह चेक किया जाएगा बेटा, 120 डेज चेक किया जाएगा, एंड लास्ट 4 ईयर में 365 डेज चेक किया जाएगा। मतलब सिंपल कंडीशन में जो 4 साल वाली कंडीशन थी उसमें 60 डेज चेक किया करते थे नॉर्मल केस में, बट यहाँ पर हम 120 डेज चेक करेंगे। ठीक है क्या, 120 डेज अगर हमने चेक कर लिया तो, और एक और बात बताऊं, कह रहे हैं कि अगर वो यहां से वो क्या बन जाता है, अगर यहां से वो रेजिडेंट बनता है, तब तो आप दो कंडीशन देख लेना कि पिछले 10 साल में 2 साल कम से कम रेजिडेंट होना चाहिए और 7 साल में 730 डेज वो मिनिमम रहा होना चाहिए। दोनों कंडीशन पूरी होती है तो ROR, अदरवाइज RBUT NOR बनता है यहां से। लेकिन अगर वो यहां से निकलता है,
कह रहे हैं कि 182 डेज पूरे नहीं किए थे, 120 डेज रहा है और पिछले 4 साल में उसने 365 डेज पूरा किया है, तो वो रेजिडेंट बन गया, और रेजिडेंट बन गया तो हमेशा हमेशा वो क्या बनेगा, आर बट एनओआर ही बनेगा। बोलो बात समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर, बात समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोविजन की, कौन से की बताओ जल्दी से। टोटल इनकम अगर उसका 15 लाख तक है, 15 लाख की जो इनकम देखनी थी, कह रहे हैं अगर 15 लाख तक है तो 182 डेज ही देखा जाएगा, लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा है तो दोनों कंडीशन देखी जाएगी। तो दोनों कंडीशन में अगर ये वाली कंडीशन में पार हो गया, मतलब ये वाली कंडीशन पार नहीं हुई, तो ये वाली कंडीशन देखेंगे, इस वाले से वो आर बट एनओआर बन जाएगा। ठीक है क्या? आर बट एनओआर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को लेना है। कह रहे हैं कि भैया जो फॉरेन में एक्रू अराइज हुई है इनकम, उसको छोड़ दो 15 लाख की इनकम के लिए, इंडियन इनकम को पकड़ लो, यानी इंडिया में जो अराइज हुई है या फिर रिसीव्ड इन इंडिया हुई है या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। और कोई सा भी ऐसा सेटअप जो कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, उसकी इनकम को भी इसमें जोड़ा जाएगा। ये 3 इनकम को जोड़ा जाएगा 15 लाख की लिमिट को जानने के लिए। यानी कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 15 लाख लिमिट पूरी की यानी कि सारी इंडियन इनकम, और फिर डीम टू एक्रूअराइज ने सेक्शन 9 वाला, और फिर हम लोग बात करेंगे कि बाहर का जो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, उसकी इनकम भी जोड़ देना। अगर वो टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपको ये दोनों कंडीशन इसके लिए पूरी करनी है। ये एक्सेप्शनल केस किसके लिए है? ओनली फॉर पर्सन ऑफ ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन जो नॉर्मली आउटसाइड रहते हैं और इंडिया में विजिट करने आए हैं। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है, देख लो बेटा। इस चार्ट को एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। इंडिविजुअल अन इंडियन सिटीजन, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रहते हैं और इंडिया में घूमने आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर वो 15 लाख से कम कमा रहा है, इंडिया से 15 लाख से कम कमा रहा है, तो फिर भाई 182 डेज ही देखा जाएगा। एक्सेप्शनल कंडीशन में आता है 182 डेज पूरे किए तो रेजिडेंट, अगर 182 डेज और उससे ज्यादा पूरे नहीं, उससे कम रहा तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है क्या? और अगर ऐसा हुआ रेजिडेंट बन गया, नॉन रेजिडेंट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, रेजिडेंट बन गया तो दो कंडीशन चेक करेंगे, दोनों फॉलो कर दिए तो वो आर बन जाएगा, अदरवाइज वो आर बट एनओआर बन जाएगा। अब दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर यही वाला पर्सन इंडिया से 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो उसके लिए दोनों कंडीशन चेक होंगी, 182 डेज और यहाँ पर 60 डेज की जगह 60 डेज की जगह यहाँ पर 120 डेज है। 120 डेज और मोर अगर है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, मोर रहा हो, और लास्ट 4 इयर्स में वो 365 डेज रहा हो। ये दोनों कंडीशन पूरी कर देंगे, यानी कि लेस देन 182 डेज बट मोर देन कितना रहना चाहिए, 120 डेज तो रहा होना चाहिए, और लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज। अगर यहां से वो रेजिडेंट, ये कंडीशन पूरी कर ली तो हम बोलेंगे रेजिडेंट है। और अगर ये रेजिडेंट है तो हमेशा हमेशा आर ओ आर का स्टेटस नहीं मिलेगा उसको, आर बट एनओआर का स्टेटस, क्योंकि निर्मला ताई को क्या टैक्स टैक्स करना था आर बट एनओआर में, जो यहां से बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं बाहर का, उस इंडियन इनकम को, उन्हीं उस इनकम को इंडिया में टैक्स करना था। तो ये वाला प्रोविजन लेकर आए थे, हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसके। ठीक है क्या? यस और नो? यस। अदरवाइज क्या बन जाएगा, अगर उसने ये फॉलो, इसमें भी फॉलो नहीं हुआ, इसमें भी फॉलो नहीं हुआ, तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। बोलो बात समझे या नहीं समझे? ये चार्ट देख रहे हो बेटा, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना? अगर आप चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक पे ये मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको ले लेना जल्दी से। क्विक क्विक रिवीजन हमारी चलेगी। तो यहां तक हमारा रिवीजन हो गया। ठीक है क्या? कि भाई आर बट एनओआर कैसे निकालना है, क्या चीज है, बता दो जल्दी से। पहले तो सिंपल का प्रोसेस क्या था हमारा, कि 182 डेज नॉर्मली देखा जाता है, 60 डेज या फिर लास्ट 4 ईयर में 365 डेज। रेजिडेंट हुआ तो दो कंडीशन, तो दोनों कंडीशन पूरी की तो आर ओ आर, अदरवाइज आर बट एनओआर, अदरवाइज वो बच जाएगा नॉन रेजिडेंट। लेकिन ये वाली कंडीशन जो है 60 डेज और ये वाली नहीं पूरी की जाएगी तीन केसेस में। तीन केसेस कौन से थे हमारे? कोई सा भी ऐसा पर्सन जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, सारे के सारे इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और इंडियन सिटीजन जो कि मेंबर ऑफ क्रू बन के नाव पे जा रहा है ज्वाइनिंग शिप करके, और उसकी ज्वाइनिंग डेट सीडीसी में जो उसने साइन किया है और सीडीसी में ऑफ करने पर, ऑफ ड्यूटी करने पर उसने जो साइन किया है, वो दोनों के दोनों पीरियड बाहर काउंट किए जाएंगे। यहां पर बात आ रही थी हमारी इंडियन ओरिजिन की, बात कर रहे थे। ठीक है क्या? तो जनरली क्या चीज आ गया जल्दी से बता दो। 15 लाख तक ये है, तक है तो 182 डेज। अगर 15 लाख से ज्यादा है तो भैया 182 डेज और मोर, और फिर एटलीस्ट यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, 365 डेज बोला जाएगा। 365 डेज लास्ट 4 इयर्स में, और 120 डेज वाला क्राइटेरिया यहाँ पर बनकर चलता है, और आर ओ आर, आर बट एनओआर का क्राइटेरिया बनकर चलता है। तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हुआ यहाँ पर। ठीक है क्या? अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कुछ नॉर्मल चीजें। कह रहे हैं कि टेरिटोरियल वाटर है, अगर इंडियन टेरिटोरियल वाटर है तो उसको क्या स्टे माना जाएगा इंडिया में? हाँ, उसको काउंट किया जाएगा, आप स्टे इंडिया में माना जाएगा। कंटिन्यूस और एक्टिव पीरियड की जरूरत नहीं है आपको, आप
कहीं पर भी जा सकते हो, फिर आ सकते हो। मान लो आप लंदन चले गए, फिर आप इंडिया में आए, तो इंडिया का वो वाला पोर्शन काउंट होगा आपका 182 डेज काउंट करने के लिए। अच्छा, डिपार्चर की बात कर रहे हैं और अराइवल दोनों को इंडिया में कंसीडर किया। जिस दिन जा रहे हो और जिस दिन आ रहे हो, उस डे को आप इंडिया में काउंट करोगे 182 डेज चेक करने के लिए। सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल दोनों रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो दोनों के दोनों अलग अलग ही कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है क्या। अ पर्सन कैन हैव सेम रेजिडेंशियल स्टेटस इन मोर देन वन कंट्री में वो हो सकता है। चलिए यहां तक खत्म हो गया। एक डीम्ड सेक्शन है। डीम्ड सेक्शन क्या बोलती थी हमारी, एक डीम्ड सेक्शन थी, एक निर्मला ताई ने निकाला था कि डीम्ड रेजिडेंट बनाएंगे। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जो ऊपर ऊपर सेक्शन 61A और 61C की कंडीशन, ये वाली कंडीशन में एनआर बन जाता है, नॉन रेजिडेंट बन जाता है, यहाँ पर रेजिडेंट नहीं बन रहा, वो नॉन रेजिडेंट बच के निकल गया है वो बंदा यहाँ से, या फिर इस वाली कैटेगरी में भी वो नॉन रेजिडेंट बन गया है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या उसकी इनकम बेस्ड, क्या उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। इंडियन टोटल इनकम जो है इंडिया की और इंक्लूडिंग बाहर का सेटअप, जो बिजनेस हमने बाहर सेटअप कर रखा था उसको मिलाकर 15 लाख से अगर उसका ज्यादा हो जाता है और वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा है, किसी और कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा, तो उसको हम अपना मान लेते थे। हमने बताया था क्लास में, हम उसको अपना मान लेते थे और उसको रेजिडेंट बना देंगे। और अगर वो यहाँ पर रेजिडेंट बन गया तो आर बट एनओआर बनेगा। बताओ किस आर बट एनओआर बनाने का मेन रीजन क्या है सर, हमें बिजनेस जो कंट्रोल हो रहा है ना यहाँ से आउटसाइड इंडिया, उसको टैक्स करने के लिए इंडिया में आर बट एनओआर वाला प्रोविजन लेकर आए थे। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। जल्दी से नेक्स्ट एचयूएफ के बारे में बात करेंगे, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा भैया, उसका देखेंगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है। अगर कोई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यानी उसका करता आउटसाइड इंडिया है पूरा और मीटिंग वहीं पे करता, सारे डिसीजन की डिसीजन वहीं से लेता है, बाहर अगर है तो उसको नॉन रेजिडेंट वाला बता देंगे। लेकिन अगर वो एक दिन के लिए भी इंडिया में आया और उसने डिसीजन ले लिया तो हम मानेंगे कि पार्शियली जो है कंट्रोल इंडिया में आ गया और उसको रेजिडेंट मान लेंगे। ठीक है, तो एचयूएफ रेजिडेंट कब बनेगा, जब कंट्रोल इंडिया में आ जाएगा, पार्शियली या फिर कंप्लीटली इंडिया में है तो हम कहेंगे कि वो रेजिडेंट बन गया है। लेकिन आरओआर और आर बट एनओआर का स्टेटस के लिए हमें कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस, कर्ता ने 2 कंडीशन पूरे किए हैं या नहीं किए, एडिशनल 2 कंडीशन वही सेम है इंडिविजुअल वाले। लास्ट 10 साल में उसको 2 साल रेजिडेंट होना पड़ेगा, लास्ट 7 साल में उसको 730 दिन उसको पूरा करना पड़ेगा। ये दोनों चीज अगर कर्ता ने पूरे कर लिए तो एचयूएफ आरओआर कहलाएगा, अदरवाइज एचयूएफ आर बट एनओआर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, फॉर्म हो गया एओपी बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी के लिए सिमिलर प्रोविजन है। कह रहे हैं इनके लिए रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शियली अगर इंडिया में थोड़ा सा भी अगर कंट्रोल इंडिया से लिया गया है इनके केसेस में, तो कंट्रोल इंडिया में है तो हम उसको रेजिडेंट मानेंगे, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी के लिए है, चाहे वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कंपनी में क्या बोला, कह रहे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, कह रहे हैं अगर कोई इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेजिडेंट मानेंगे, हम उसको ऑलवेज रेजिडेंट मानेंगे। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो देखा जाएगा कि पोएम कहां पे है, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका कहां पर है। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है एनी प्रीवियस ईयर में, मतलब एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर उसका पोएम इंडिया में आ गया है कभी भी, तो उसको रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे उस फॉरेन कंपनी को। अदरवाइज अगर वो आउटसाइड इंडिया है, पोएम आउटसाइड इंडिया है, तो हम उसको नॉन रेजिडेंट मानकर चलेंगे। ठीक है क्या, तो यहां तक आके हमने रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया। तो सबसे पहले जैसे ही आपका क्वेश्चन आता है तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लेना। रेजिडेंशियल स्टेटस में मैंने पहले ही बता दिया है, इंडिविजुअल के केस में आरओआर, आर बट एनओआर, और इंडिविजुअल और एचयूएफ में और एनआर, और बाकियों के केस में एनआर और रेजिडेंट, इनके ही केस हैं। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम यानी कि इनके टैक्सेबिलिटी की। बेटा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा छोटे से नोट्स में, ठीक है क्या, ध्यान से सुनते रहना इसको। आपने पढ़ तो रखा है, अब एक बार दोबारा रिवीजन करने की बात कर रहा हूं तो ये चार्ट वाइज रिवीजन कर लेना आप, ठीक है क्या। और इसके बाद मैं पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दूंगा, बस उसको करके चले जाना, पेपर बिल्कुल फाड़ जाएगा आपका, बता रहा हूं आपको, और कर लेना इसको जल्दी से। देखो टाइप्स ऑफ इनकम की बात करें, पहले तो इनकम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इनकम क्या है, कह रहे हैं एक है इंडियन इनकम और एक है हमारी फॉरेन इनकम, ठीक है क्या। अगर मैं बात कर रहा हूं कि इंडियन इनकम की, तो इंडियन इनकम का मतलब हो गया कि जो एक्रू अराइज इन इंडिया हुआ है और रिसीव्ड इन इंडिया हुआ है। कोई भी इनकम अगर हमको इंडिया में मिल जाती है, बेशक वो जनरेट कहीं पर भी हुई है, दुनिया जहां में कहीं पर भी, इंडिया में मिल गई, इंडियन इनकम है।
ठीक है क्या? और अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कोई भी चीज़ एक्रूअराइज़ इन इंडिया है और डीम्ड टू एक्रूअराइज़ इन इंडिया, सेक्शंस पढ़ेंगे हम, डीम्ड टू एक्रूअराइज़ इन इंडिया, ठीक है क्या? तो एक्रूअराइज़ मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो एक्रूअराइज़ इन इंडिया, और प्रॉपर्टी से आप रेंट कमा रहे हैं तो एक्रूअराइज़ इन इंडिया, कोई बिज़नेस इंडिया में है तो एक्रूअराइज़ इन इंडिया। लेकिन अगर कोई एक्रूअराइज़ बाहर हुआ है बट उसको हम बोल रहे हैं कि डीम्ड टू बी एक्रूअराइज़ इन इंडिया माना जाएगा, तो उसको भी हम इंडियन इनकम मानेंगे। तो इंडियन इनकम कौन-सी हो गई? रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूअराइज्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी एक्रूअराइज्ड इन इंडिया इंडियन इनकम हो गई। और बाकी चीजें क्या है? फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम कौन सा हो गया? जो बाहर ही जनरेट हुआ और बाहर ही मिल गया, बाहर ही जनरेट हुआ, बाहर ही मिल गया, तो उसको फॉरेन इनकम कहेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि किस किस के लिए टैक्सेबल हो, किस किस के लिए टैक्सेबल नहीं है। देखो, अगर मैं इंडियन इनकम की बात कर रहा हूं, यही डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूअराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया, इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो। इंडिया से इनकम अगर कमा रहे हो तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर आप आरओआर का स्टेटस ले लेते हो, तो तीनों केस तो आपकी दुनिया जहान की सारी सब पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। याद हो गया? कह रहे इंडियन इनकम है तो सबको टैक्स देना पड़ेगा, और आरओआर बन गए तो आपको आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब पर टैक्स देना पड़ेगा। और एनआर हो, अगर नॉन रेजिडेंट हो, अगर आप क्या हो? नॉन रेजिडेंट हो, तो इंडियन इनकम पर ही टैक्स देना, बाहर की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। आर बट एनओआर हो, तो आपको इंडियन इनकम पर तो टैक्स देना ही देना है। और फॉरेन इनकम में से कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं? कोई सी भी ऐसी इनकम जो जिसका बिजनेस यहाँ पर था, यानी बिजनेस कंट्रोल आप इंडिया से कर रहे हो बाहर की, या फिर कोई प्रोफेशन है जो आप बाहर से क्या कर रहे हो? कोई प्रोफेशन है और सेटअप, जो सेटअप था वो इंडिया का था और बाहर आपने ब्रांचेस लगा दी, जो प्रोफेशन है। तो बिजनेस अगर कोई कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो तो उसको भी हम लोग टैक्स कर देंगे। समझ में आया या नहीं आया? उसको भी हम लोग टैक्स कर देंगे आरओआर में। ओके है क्या? और यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग अदर फॉरेन इनकम, इसको छोड़ने के बाद बाकी चीजें टैक्स नहीं होंगी। तो क्या बोला यहां पर? कह रहे इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और जो डिराइव्ड, क्या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया कह रहे हैं कि भैया इनकम डिराइव्ड फ्रॉम दी बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो यहां पर आगे के दो के लिए, यानी आरओआर और आर बट एनओआर के लिए टैक्सेबल, इसके लिए नॉट टैक्सेबल। और फॉरेन इनकम, अदर फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ, यानी तीन कैटेगरी बता देना, एक दो और तीन, तीन कैटेगरी बताना। पहली कैटेगरी तीनों के लिए टैक्सेबल, दूसरी कैटेगरी सिर्फ दो के लिए टैक्सेबल, तीसरी कैटेगरी सिर्फ एक के लिए टैक्सेबल। बात हो गई खत्म यहाँ पर, ठीक है क्या? अच्छा, नेक्स्ट, अगर अदर इनकम है, अदर अदर एसएससी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए था, अदर एसएससी के लिए अगर इंडियन इनकम है तो दोनों के लिए टैक्सेबल, फॉरेन इनकम है तो भाई रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है क्या? कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें। कोई भी अगर पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट है, मान लो कि अगर किसी भी प्रीवियस ईयर में, पिछले कई प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, तो हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं और हर साल देखते हैं अगर वो नॉन रेजिडेंट निकला, तो फॉरेन में अगर नॉन रेजिडेंट निकला तो फॉरेन इनकम तो टैक्स नहीं करेंगे। तो हमने मान लो कि पिछले 5 साल पहले वो नॉन रेजिडेंट था, उस साल हमने असेस किया था, उसकी कोई इनकम जो है वो टैक्स नहीं हुई, अब वो इनकम इस प्रीवियस ईयर में भेज रहा है, तो भाई भेज रहा है तो इट इज ओनली अ रेमिटेंस, क्योंकि उस साल तो हमने उसकी टैक्सेबिलिटी चेक कर ली थी, तो हम दोबारा उसको टैक्स नहीं करेंगे, तो रेमिटेंस शैल नॉट बी टैक्सेबल। ठीक है क्या? आएगा पास्ट एंड टैक्स प्रॉफिट, तो आप बोल देना किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, और इस साल अगर रिसीव हो रहा है तो। अच्छा, सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट सी फेयर, सी फेयर की बात करें, कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट जो जो नाव में जाते हैं, जो हमारे क्रू मेंबर जा रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है क्या? नॉन रेजिडेंट सी फेयर है, तो बाहर के लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब इंडिया में आते हैं और इंडिया में कुछ टाइम तक रुकते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि तुम इंडिया में बैंक अकाउंट बना लो, इंडिया में बैंक अकाउंट बनाओ, और आप ना अपने फॉरेन इनकम जो है ना अपना फॉरेन फॉरेक्स में रख सकते हो उसमें, ठीक है क्या? तो आप यहाँ पर अगर आप पैसा रख रहे हो तो आप बोलोगे कि आप रिसीव्ड इन इंडिया कर रहे हो और आप टैक्स लगा दोगे। हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, अगर फॉरेन करेंसी में आप लेकर आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन रेजिडेंट, क्या कौन सा अकाउंट है बताओ जल्दी से? एनआरई बैंक अकाउंट, एनआरई बैंक अकाउंट, यानी कि नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है क्या? एक्सटर्नल बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो अगर एनआरई बैंक अकाउंट है तो वो नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान में रखना, उनको सैलरी अगर रिसीव हो रही है किसी को भी एनआरई अकाउंट में, नॉट टैक्सेबल है। और इंटरेस्ट इनकम ऑफ इंडिविजुअल इन एनआरई अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम भी आ रहा है तो वो भी नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एज अकॉर्डिंग टू द फेमा एक्ट। फेमा एक्ट के हिसाब से उसको बाहर नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब हमारे यहाँ पर, या फिर ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको आरबीआई ने परमिट किया है कि तू ये रख सकता है और एग्जेम्पशन मिलेगी तेरे को। इन दोनों कंडीशन को पूरा किया है तो ये काम बनकर चलेगा। ठीक है क्या? चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं हम
इनकम रिसीव्ड इन इंडिया किसको कह रहे थे बेटा? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मतलब जो भी फर्स्ट रिसीव्ड आपकी आ जाएगी उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। एंड इनकम शुड बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए, हमारे ईयर इसी साल में अगर मिला है तो ही हम टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया किसको कहेंगे? डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया मतलब इस साल मिला नहीं है ये हमको, मिलेगा बाद में, बट हम मान लेंगे कि आज मिल गया है और उसको टैक्स कर देंगे, उसकी टैक्सेबिलिटी निकाल देंगे। कौन से ऐसे चीज थी बताओ? तीन चीजें थी, जल्दी से बताओ क्या बोल रहे हैं? तीन नहीं चार चीजें, एबीसीडी कह रहे हैं। चार चीजों में सबसे पहला, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ मोर देन 12%, याद है ना? याद 12% से ज्यादा वाले को हम टैक्स करते हैं इस साल में, बट मिलेगा तो बाद में, बट टैक्स अभी कर रहे हैं क्या मानकर? डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया मानकर। ऐसे ही दोनों का इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड में 9 9.5% से अगर ऊपर है तो हम मान लेते हैं कि उसको आज मिल गया है और इस साल हम उसकी सैलरी हेड का पार्ट बना देते हैं, अगर सैलरी हेड खत्म कर रखा है आपने तो। अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं हमको इसके कि अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर दिया ना, मिला तो नहीं, बाद में मिलेगा, लेकिन हम मानेंगे कि आज आपको मिल गया है और हम आपको टैक्स कर देंगे। और एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन अंडर पेंशन स्कीम, अगर पेंशन स्कीम चल रही है 80CCD में, तो वहां पर भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि आज ही टैक्स कर देंगे, सैलरी हेड में टैक्सेशन की बात चलेगी। बोलो बात समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर, ये तीन चीज, ये चार चीजें जो है डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। और जो कुछ भी रिसीव हो गया इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया तो रिसीव्ड इन इंडिया। मान लो कोई लंदन में क्या चल रहा है, नॉन रेजिडेंट का बिजनेस चल रहा है, बट उसका पैसा उसने रिसीव किया है इंडिया के बैंक अकाउंट में और वो एनआरई अकाउंट नहीं है, तो इंडिया में उसको क्या बोल देंगे? रिसीव्ड इन इंडिया, और टैक्स लग जाएगा उसको, ठीक है क्या? नॉन रेजिडेंट को इंडियन इनकम पर तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है क्या? चलिए, अब लास्ट सेक्शन आ गई इसकी, सेक्शन 9 क्या आती है? जो डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि ये तीन कंडीशन देख लो। तीन कंडीशन में हम लोग क्या समझते हैं कि वो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। कह रहे ऑल इनकम एक्रू अराइज, एक्रूइंग एंड अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बताओ, अगर आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है, कोई सा भी ऐसा बिजनेस है, उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में अगर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वो एक्रूअर डीम टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन हुआ करती थी, हमने क्लास में बताया था कि एजेंट होता है इंडिया में, उसका एजेंट जो है वो नॉन रेजिडेंट का प्रचार कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर ऑर्डर सिक्योर करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग, अब वो डेफिनेशन से हट गई है। डेफिनेशन में सिर्फ आप कहें कि बिजनेस इनकम, बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है। देखो, अगर उसका बिजनेस कनेक्शन है तो हम बोलेंगे कि वो एक्रूअराइज इन इंडिया है, लेकिन अगर उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से नहीं है, अगर उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं? इसकी कोई एक्सेप्शन है। कह रहे हैं कि इन केसेस में हम मानेंगे कि कोई भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं है। कोई भी अगर ये नॉन रेजिडेंट है, अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है, उसका बिजनेस एक्टिविटी जो है वो परचेज तक कन्फाइंड है, यानी कि यहां पर सिर्फ आता है और परचेज करके रॉ मटेरियल और गुड्स लेकर जाता है और बाहर बेचता है। तो मान लो कि कोई जापान का बंदा है, यहां पर आता है, सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स खरीदता है और चला जाता है, तो क्या उसकी जो इनकम है वो इंडिया क्या डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया मानेंगे? आंसर इज नो। लेकिन अगर वो इंडिया में कुछ बेच देगा तो डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया माने। इंडिया में अगर वो प्रचार वगैरह कर देगा तो उसको डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया मान लेंगे। दूसरा, कोई भी ऐसा बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि कोई भी ऐसा बिजनेस, मान लो कोई न्यूज एजेंसी है बाहर की और वो इंडिया में आ रही है सिर्फ कलेक्शन ऑफ न्यूज के लिए, यहां से लेकर जाती है और बाहर, यहां बाहर अपने क्या चलाती है? न्यूज को चलाती है, ठीक है क्या? कि इंडिया में आती है और इंडिया में देखते हैं, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स देख लिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख ली, यहाँ पे नदी नाले रिवर के बारे में देख लिया, यहाँ की न्यूज इकट्ठा की और बाहर जाके उन्होंने बोल दिया, तो बाहर टेलीकास्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंडिया में अगर कोई न्यूज में, जर्नल जर्नल में या न्यूज़पेपर में छाप दिया, तो भैया आपको डीम टू एक्रू, आपकी जो इनकम हुई है ना, डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया मान ली जाएगी, टू दैट एक्सटेंट जहां पर इंडिया में आपने किया है। आज टू दैट एक्सटेंट, ऐसा नहीं कि आपने बाहर टेलीकास्ट किया, बाहर कमाया तो उसको हम मान लेंगे, नहीं, जो इंडिया में किया उसको मान लेंगे हम लोग डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया। अच्छा, कोई बिजनेस एक्टिविटी है कन्फाइंड टू द शूटिंग, अगर शूटिंग करके लेके जा रहे हैं, यानी क्या बोल रहा था? बिजनेस एक्टिविटी शूटिंग करके लेके जा रहे हैं इंडियन बाय नॉन रेजिडेंट, कोई नॉन रेजिडेंट प्रोडक्शन कंपनी है जो फिल्म वगैरह बनाती है, वो इंडिया में आती है अपने एक्टर्स को और इंडिया में शूट करके वो बाहर, बाहर अगर फिल्म रिलीज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर अगर फिल्म फिल्म रिलीज कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इंडिया में फिल्म फिल्म रिलीज कर दी तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है क्या? यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, हम उसको डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया मान लेंगे। कोई भी फॉरेन कंपनी है हैविंग बिजनेस ऑफ माइनिंग और डायमंड,
कह रहे हैं कि कोई भी फॉरेन कंपनी है, यहाँ के इंडिया की गवर्नमेंट क्या करती है, किसी फॉरेन कंपनी को ठेका दे देती है कि भैया ये जो बिहार में ये वाली जगह है, या फिर राजस्थान में जगह है, या फिर कहीं पर भी कोई ऐसी जगह है जो माइनिंग के लिए यूज होगा, जहां पर डायमंड है, माइनिंग कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले वहां से डायमंड को निकाल रहे हैं, अनकट डायमंड, यानी कि नॉर्मल जो डायमंड एक पत्थर ही होता है, पत्थर निकाला, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसे सफाई वफाई की, और उसको ऐसे ही, क्योंकि आप काटेंगे शेप में काटेंगे, और उसको शेप में काटने के बाद उसको चमक वमक देंगे, समझ में, पॉलिश वॉलिश करके, तब वो डायमंड दिखता है, चमकता है, कहते हैं डायमंड, डायमंड बिकने लायक होता है। कहते हैं नहीं नहीं, उन्होंने, उनका काम है यहाँ से माइनिंग किया और वहां से निकाला और गवर्नमेंट को दिखाया कि भाई ये चीज है। कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा करते हो नोटिफाइड एरिया में, तो आपको नहीं माना जाएगा कि डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया। लेकिन अगर आपने शोकेस किया यहाँ पर, अगर बेचा तो उसको, यहाँ पर अगर उसका प्रमोशन किया तो फिर हम मानेंगे डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया है। ठीक है क्या? एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस एंड एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है क्या? ये वाला पोर्शन आपके में नहीं है, ये वाला पोर्शन आपके में नहीं है। ठीक है क्या? चलो, बात हो गई पूरी। कोई सा भी ऐसा एजेंट जिसका जो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है, ठीक है, और एक्टिंग एज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यहाँ पर ये वाली जो डेफिनेशन थी ये हट गई है, तो ये वाला पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये 4 एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए, 4 के 4 एक्सेप्शंस आपको आई होप याद हो गए हैं। बिजनेस एक्टिविटी है तो डीम्ड टू एक्रोराइज इन में हम मान लेंगे, और ये 4 कैपेसिटी में हम लोग डीम्ड टू एक्रोराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहे हैं कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, वेदर टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, और या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज है, यहाँ की प्रॉपर्टी है, यानी कि घर यहाँ पर है, ठीक है क्या, यहाँ पर ही घर है, आप उससे रेंट कमा रहे हैं, सोर्स यहीं पे है, बिजनेस यहीं पे है, ठीक है, उससे आप कोई भी इंडिया में कोई मशीन है जो आपने बेच दी, ठीक है, बेशक आपने नॉन रेजिडेंट को बेची, इंडिया की कोई मशीन बेच दी, तो एक्रूअराइज इन इंडिया, तो डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अगर सोर्स यहां से है तो डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी ट्रांसफर करते हो कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट का मतलब क्या चीज हो गया, कोई भी अगर आपने मान लो शेयर्स ट्रांसफर किए इंडिया के, मान लो किसी नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को शेयर्स ट्रांसफर कर दिया इंडियन कंपनी के, इंडिया की कंपनी के शेयर को ट्रांसफर कर दिया, तो वो कह रहा है मैंने तो ट्रांसफर बाहर किया, लेकिन ट्रांसफर क्या किया आपने, इंडिया के शेयर्स ट्रांसफर किए, इंडिया का कैपिटल एसेट है वो, इंडिया का कैपिटल एसेट्स आपने ट्रांसफर कर दिया, तो आपको माना जाएगा कि वो डीम टू, आपको जो भी इनकम हुई है वो डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा। यस और नो? यस सर। चलिए, तो ये तो आपका सेक्शन 9 में क्या बिजनेस कनेक्शन है, या फिर कोई सोर्स इंडिया में है, एसेट या प्रॉपर्टी आपने इंडिया में है उससे कमाया है, या फिर कोई कैपिटल एसेट आपने इंडिया में ट्रांसफर कर दिया है, तो उससे 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 जो इनकम होने वाली नॉन रेजिडेंट को डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया मानी जाएगी। अगर कोई सैलरी कमा रहा है अर्न इन इंडिया, कह रहे सैलरी पेबल फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया इंक्लूडिंग द पेमेंट फॉर रेस्ट पीरियड एंड लीव पीरियड दोनों को अगर माना जाएगा तो डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा। कह रहे हैं कि भैया अगर किसी को भी हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, इंडिया रेंडरिंग सर्विस, मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है इंडिया में आ रहा है कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट करने के लिए दिल्ली में, तो दिल्ली में प्रोजेक्ट किया, तो कुछ जितने टाइम के लिए वो दिल्ली में प्रोजेक्ट करेगा उसको माना जाएगा कि डीम टू, उसकी उतने उतने महीने की, मान लो 4 महीने के लिए आया तो 4 महीने की इनकम जो होगी डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन उसका प्रोजेक्ट जो था ना पूरे साल का था, पूरे साल का था, तो लेकिन वो 3 आया तो 3 महीने रुका, और 3 महीने बाद 3 महीने के लिए वो फिर से अपने लंदन चला गया, वहां पर रहने के लिए चला गया। ठीक है क्या? 3 महीने के लिए लंदन से आया, ये तो हमारा एक्रूअराइज इन इंडिया हो जाएगा, इतने दिन की सैलरी। फिर वो 1 महीने के लिए मान लो घूमने चला गया बाहर, घूमने चला गया वापस अपने कंट्री, और फिर उसके बाद 3 महीने के लिए आया, उसको पूरे साल का प्रोजेक्ट है ये, तो हम मानेंगे कि जो इंक्लूडिंग लीव है ना, लीव जो उसने ली है वो भी इट इज ऑल्सो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ वर्क, यानी कि उस वर्क के ड्यूरिंग उसने वो छुट्टियां कमाई हैं, तो उस छुट्टी का पैसा भी हम लोग इंडिया में एक्रोराइज इन इंडिया मानेंगे, और जो उसको सैलरी मिल रही है उस लीव वाली सैलरी भी हम लोग इंडिया में टैक्स कर देंगे। हमने बड़े एग्जाम्पल लिए थे क्लास में, ठीक है क्या, बहुत ही अच्छे से समझा था। चलिए, और इन सैलरी बेटा इसके बाद जरूर से जरूर पीवाईक्यू का जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं वो कर लेना, क्योंकि अब ये रिवीजन करने के बाद आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है क्या? और कुछ भी जरूरत नहीं होगी अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है क्या? पूरा पूरा सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट इंडिया इंडिया की गवर्नमेंट अगर किसी भी बंदे को बाहर भेजती है, और बाहर सैलरी कौन दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, जैसे एम्बेसी वाले लोग हो गए, तो हमारे यहाँ से हमारी गवर्नमेंट जो है उनको क्या देती है, सैलरी देती है, तो उसको डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया मानेंगे। और
यहीं पर टैक्स कर देंगे, ठीक है क्या। अच्छा, कोई भी डिविडेंड पेड बाय द इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, यानी क्या बोल रहा है, कोई भी अगर इंडियन कंपनी है उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट है, उसको मिल जाएगा डिविडेंड का पेमेंट। तो देखो शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट है, उसको मिला मिला रिसीव भी उसको बाहर ही हुआ है, रिसीव भी उसको बाहर ही हुआ है, तो लेकिन वो डिविडेंड जो है वो इंडियन कंपनी से मिल रहा है तो उसको डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। यस और नो? यस सर। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं लोन की। अगर कोई भी नॉन नॉन रेजिडेंट पर्सन लोन दे रहा है, क्या बोल दिया, लोन दे रहा है और इंटरेस्ट कमा रहा है, नॉन रेजिडेंट या आर बट एन आर क्या है हमारा, नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या है हमारा, लोन दे रहा है, लोन दिया है उसने किसको, इन लोगों को लोन दिया है, इन लोगों को लोन दिया है और इन लोगों ने उसको इंटरेस्ट की पेमेंट की है। तो हम कह रहे हैं कि जो नॉन रेजिडेंट की इंटरेस्ट की पेमेंट उनको की है, तो नॉन रेजिडेंट की तो इनकम हो गई इंटरेस्ट की, तो क्या उसको इंडिया में टैक्स करेंगे नहीं करेंगे, तो कह रहे हैं कि डिपेंड करता है कि जो अगर उसने लोन दिया है किसको, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को अगर लोन दे दिया तो जो उसको इंटरेस्ट की पेमेंट ऑलवेज एक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी, उसको डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया मान ली जाएगी, चाहे वो लोन का पैसा कहीं पर भी गवर्नमेंट इस्तेमाल करे, उसका मतलब नहीं है। 5 लाख करोड़ रुपए अगर गवर्नमेंट के, मान लो कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया, या फिर मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बाहर से क्या ले लिया, उधार ले लिया, अब उसका यूटिलाइजेशन वो चाहे अमेरिका में करे चाहे इंडिया में करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन गवर्नमेंट को दिया है तो भैया आपका जो इंटरेस्ट है ऑलवेज टैक्सेबल होगा, और इंडियन गवर्नमेंट आपको जब इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी तो टैक्स टीडीएस पहले ही डिडक्ट कर लेगी। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी और पर्सन यानी रेजिडेंट इन इंडिया में कोई पर्सन है, रेजिडेंट है इंडिया का और उसको दिया, तो क्या होगा, तो कह रहे हैं कि भैया अगर अगर किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया और उस पैसे को उस पर्सन ने किसी इंडिया में किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाया, या फिर इंडिया में किसी भी ऐसे सोर्स में लगा दिया, मतलब इनकम जनरेट करने के लिए इंडिया में लगाया पैसा, तो उसको डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में क्या कह रहे हैं कि लोन लिया और लोन का पैसा जो है हमने इंडिया में लगाया, चाहे बिजनेस में लगाया हो चाहे किसी भी, चाहे मैंने घर खरीद लिया हो उससे और उससे मेरे को रेंट आ रहा है, ठीक है क्या, घर खरीद लिया उससे मैं इनकम जनरेट करूंगा, किसी में भी इंडिया में अगर लगाया आपने, तो हम क्या बोलेंगे उसको, सिंपल, लोन को अगर इंडिया में खर्च कर दिया आपने, लोन का अमाउंट इंडिया में खर्च कर दिया, चाहे बिजनेस पर्पस चाहे किसी भी अदर पर्पस के लिए इंडिया में खर्च किया, तो डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा उस इंटरेस्ट को। लेकिन अगर वो आउटसाइड इंडिया खर्च कर रहे हैं तो उसको, तो नॉन रेजिडेंट का जो इनकम है इंटरेस्ट का, उसको एक्रूअराइज एब्रॉड माना जाएगा, ठीक है क्या, यानी उसको फॉरेन इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट, अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को दे दिया, तो एक नॉन रेजिडेंट मान लो जापान का पर्सन है, उसने अमेरिका के पर्सन को क्या दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है क्या, अमेरिका के पर्सन को लोन दे दिया, और अमेरिका के जो ये पर्सन है ये कह रहा था कि मिस्टर जॉन कह रहा भैया मुझे इंडिया में बिजनेस पे खर्चा करना है, इंडिया में बिजनेस करने के लिए खर्चा कर दिया इसने। अगर उसने इंडिया में बिजनेस करने के लिए खर्चा कर दिया ना नॉन रेजिडेंट ने, तो हम उसको इंडियन एक्रूअराइज इन इंडिया मान लेंगे। लेकिन अगर उसने किसी भी पर्पस के लिए, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूटिलाइज किया, बेशक उसने इंडिया में ही यूटिलाइज किया बट किसी दूसरे पर्पस के लिए यूटिलाइज किया, देखो यूटिलाइज इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, तो फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन, नॉन रेजिडेंट बिजनेस एंड प्रोफेशन में करेगा। लेकिन किसी अगर उसने घर खरीद लिया, यहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है उसका, तो क्या चीज होगा, उससे रेंट जनरेट करके लेके जा रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना हम उसको उसको डीम टू एक्रूअराइज, मतलब वो एक्रूअराइज अब्रॉड ही माना जाएगा। तो सिंपल शब्दों में ऊपर देखना, लोन का अमाउंट अगर आ रहा है किसी रेजिडेंट पर्सन को मिल रहा है, इंडिया के किसी रेजिडेंट पर्सन को मिल रहा है और उसने इंडिया में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया, इंडियन इनकम एक्रूअराइज इन इंडिया। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट को मिल रहा है तो उसको बिजनेस में ही लगाना है। सिमिलर सेंस में बिल्कुल कॉपी पेस्ट एक और प्रोविजन था हमारा, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस, अगर हमारे इंडिया के किसी पर्सन ने लिया है, ठीक है, और मतलब रॉयल्टी पे की है और टेक्निकल फीस पे किया है, फॉर किसके लिए, बोलो, कोई भी पेटेंट राइट ले लिया हमने तो उसके लिए रॉयल्टी दिया, कोई भी अगर हमने टेक्निकल सर्विसेज लिए तो टेक्निकल सर्विस की फीस हमने पे की है, ठीक है क्या, तो ये रॉयल्टी का जो पेमेंट है नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी का पेमेंट है, और हमने अगर कोई भी टेक्निकल फीस अगर दी है उसको, टेक्निकल फीस अगर दी है, फीस अगर दी है तो डिपेंड, तो उसका जो ये जो मिल रहा है रॉयल्टी और टेक्निकल फीस को मिल रही है, तो इंडिया में उसको टैक्स करेंगे नहीं करते, तो डिपेंड करता है कि क्या वो एक्रूअराइज इन इंडिया है या नहीं। अगर उसने गवर्नमेंट, अच्छा पेमेंट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, यानी कि मतलब ये पेमेंट ये लोग पेमेंट कर रहे हैं, सिमिलर सेंस में मतलब ये लोग ने सर्विस यूज की है, या तो उन्होंने पेटेंट यूज किया या तो उन्होंने टेक्निकल सर्विसेज यूज किया। अगर पेटेंट और टेक्निकल सर्विसेज लिया किसने, यूज किसने किया, गवर्नमेंट ने,
कहीं पर भी ये राइट यूज किया हो, गवर्नमेंट को अगर आपने बेचा है पेटेंट पेटेंट राइट, ठीक है क्या, गवर्नमेंट को अगर आपने बेच दिया पेटेंट राइट, तो आपका इंडिया में क्या लग जाएगा, एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन अगर किसी और पर्सन, रेजिडेंट पर्सन को दिया है, तो किसी भी रेजिडेंट पर्सन को दिया है, तो ध्यान से सुनना, वही बिल्कुल सिमिलर कॉपी पेस्ट कह रहे हैं। उसने अगर बिजनेस, उसने वो जो पेटेंट का यूज है वो बिजनेस में किया, या टेक्निकल सर्विसेज बिजनेस के लिए यूज किया, या एनी अदर इनकम कमाने के लिए इंडिया में यूज कर लिया, तो उसको एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अदरवाइज वो आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। या फिर कोई नॉन रेजिडेंट है, समझना बात, कोई नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, किसी नॉन, एक जापान के किसी बंदे ने वही अमेरिका के किसी जॉन को दे दिया, और जॉन ने यहां पर किसी भी बिजनेस में खर्चा किया, उसको लगाया, या फिर अर्निंग कोई सी भी कर ली। देखो यहां पर लोन ले रहा है तो यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन में होना चाहिए लोन के केस में। लेकिन रॉयल्टी एंड टेक्निकल सर्विसेज का यूसेज अगर इंडिया में वो किसी भी पर्पस के लिए करता है, इंडिया में करता है किसी भी पर्पस के लिए, तो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अगर आउटसाइड इंडिया करता है नॉन रेजिडेंट, तो फिर वो अब्रॉड की इनकम मानी जाएगी। बोलो बात समझे या नहीं समझे? यस सर। और नेक्स्ट एक लास्ट प्रोविजन है कि गिफ्ट बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, अगर यहाँ का रेजिडेंट पर्सन है और किसी गिफ्ट दिया, पैसों का गिफ्ट दिया, किसी नॉन रेजिडेंट को दे दिया उसने बाहर, तो उस पर 56 to 10 लग जाएगा। यस और नो? यस सर, अगर वो 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट है तो। लेकिन कंडीशन वही अप्लाई करती है, अगर वो उसका रिलेटिव हुआ तो सर नहीं होगा, ड्यूरिंग द मैरिज दिया तो सर नहीं होगा। गिफ्ट वाले प्रोविजन पढ़े हैं ना आपने, तो टैक्सेबल नहीं है। तो वो पूरा का पूरा प्रोविजन अगर उसका लग गया 56 to 10, तो वो टैक्स कर दिया जाएगा। प्रोविजन अगर नहीं लगेगा तो हम टैक्स नहीं करेंगे। मतलब वो 50,000 से ऊपर गया, नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट मिला, रेजिडेंट वाले बंदे ने, हमारे लोगों ने गिफ्ट किया है, तो उसको डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा, और इंडिया में हम उसको टैक्स कर देंगे। चलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, बात समझ में हमारे आ गई। तो यहां तक आके हमारा रिवीजन जो है इसका कंप्लीटली पूरा हो जाता है। इसके बाद मैं बोल रहा हूं आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपको इसी के नीचे अटैच कर दूंगा, लिंक में डाल दूंगा, या इसी के नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है क्या? जल्दी से उसको देख लीजिएगा। आपका मई 2026 का अटेम्प्ट बहुत बढ़िया जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ। कि निचोड़ डाल रखा है उसमें, कि जैसे ये वाला हमने रिवाइज कर लेना, जैसे ये वाला पढ़ लिया आपने, जल्दी जल्दी उसको एक बार देख लेना, काम आपका बनकर चलेगा। ठीक है क्या? और आपको मैंने बोला है, अगर आपको क्लासेस चाहिए तो नीचे मैं लिंक पे डाल दूंगा, और मेरा नंबर भी नीचे होगा, तो आप मेरे से पर्सनल मैसेजेस करके आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी से पढ़ते रहिए बेटा, और क्लियर कीजिए अपना एग्जाम।